हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में फोर्थ चैप्टर जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी साइकोलॉजी का आज हम शुरू कर रहे हैं। एक और पार्ट इसका आएगा जिसमें एक इंपॉर्टेंट सी चीज जो है वो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को करवाऊंगी, वो अभी हम आगे बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। आज हम बात करेंगे जी ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास का जो चैप्टर है। ऑल्दो ह्यूमन डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, उसमें हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें मैंने करवा रखी हैं, तो उनके भी रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ कि केवीएस की जो पेडागोजी की प्लेलिस्ट मैंने इस बार आप लोगों के लिए बनाई थी, करवाया था सारा का सारा सिलेबस, उसमें क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10th तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, इन सब के बारे में है, डेवलपमेंटल टास्क हैं, तो वो सारे के सारे आपको करके जाने हैं। सो फर्स्ट से लेके 10th क्लास जो मैंने मतलब 10 क्लासेस जो हैं वो लेक्चर्स आपको देखने हैं। 11th 12th मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में सजेस्ट आपको कर चुकी थी क्योंकि वो सोशलाइजेशन से रिलेटेड था और थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन में हमने ब्रोनफ्रेंड ब्रेनर वाली भी थियरी की थी। ओके, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि 1 से लेके 12 क्लास तक आपका होमवर्क है, आपने देखी हुई होनी चाहिए जब आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले। ओके, चलिए, तो सबसे पहले 4th चैप्टर है हमारा। तो हर चैप्टर में जो शुरू में एक कोट मिलता है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का कोट है आज। ये क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इनका कहना है कि आई विश आई कुड ट्रेवल बाय द रोड दैट क्रॉसेस द बेबीज माइंड, यानी कि बच्चे के दिमाग से जो रोड क्रॉस होता है ना, दिमाग के अंदर से, मतलब ताकि हम देख सके कि वहां क्या चल रहा है, ठीक है, क्या क्या चीजें वहां पे हैं। तो इन्होंने मेजरली उसके बारे में बात की। तो ये बात मतलब ऑल्दो आती नहीं है ये स्टेटमेंट्स, बट थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए कि ऐसा किसने बोला था। ओके, चलिए, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट एक पैटर्न हो गया प्रोग्रेसिव चेंज का, जो कि ऑर्डर में होगा, कॉन्टिन्यूटी में होगा, प्रिडिक्टेबल चेंजेस होते हैं। ये यूनिफॉर्म नहीं होते कि सब में सेम सेम हो, बट प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इनको, ठीक है। पैटर्न यूनिफॉर्म होता है इनका, जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में जब आप केवीएस वाली क्लासेस देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी चीजें, ठीक है। सो डेवलपमेंट क्या है? एक पैटर्न है प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल चेंजेस का, दैट बिगिन एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, यानी जब पेरेंट्स कंसीव करते हैं उस टाइम से लेके थ्रू आउट लाइफ तक जो है वो डेवलपमेंट चलता रहता है। ओके, डेवलपमेंट ड्यू टू जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। सो डेवलपमेंट जो कि किसकी वजह से आ रहा है? जीन्स की वजह से, कि आपकी हाइट कितनी जा रही है, आपका वेट कितना है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, लंग्स काम, ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारे के सारे ऑर्गन्स के या जो रोल्स है ना, ये सारे के सारे जो कि पेरेंट्स से आप इनहेरिट करते हो, उनको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल देते हैं, यानी जैविक प्रक्रियाएं। ओके, ऐसे ही संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होंगी जो कि कोग्निटिव प्रोसेस होंगे, जो मेंटल एक्टिविटी की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कि मेंटल एक्टिविटी से रिलेटेड एसोसिएटेड जो जो डेवलपमेंट का पार्ट है, चाहे वो अटेंशन है, परसेप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सोच रहे हैं आप कुछ, तो जो भी कॉग्निशन से, संज्ञान से रिलेटेड होगा वो संज्ञानात्मक क्रियाएं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड होगा वो बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक प्रक्रियाएं, और जो समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं हैं यानी सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस जो हैं, जो कि डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो हमें पता, मतलब आप कैसे, किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, आपके इमोशंस जो हैं उनमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, पर्सनालिटी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं उनके मिलने के बाद, तो वो सारे के सारे क्या है? सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस के अंदर आ जाएंगे, यानी समाज से रिलेटेड है और आपके इमोशंस से रिलेटेड है, संवेगात्मक प्रक्रियाएं ये रहेंगी। ओके, सो ओवरऑल हमें पता होता है कि ये सारी की सारी चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है जी, वो है लाइफ स्पान पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट, यानी विकास का जीवन पर्यंत क्या परिप्रेक्ष्य है। यानी कि जब आप पूरे की पूरी डेवलपमेंट, तो हम बोल रहे हैं ना कि मतलब कंसीव कर रहे हैं पेरेंट, कंसेप्शन से लेके बिल्कुल डेथ तक चलेंगी चीजें, सो कंप्लीट लाइफ टाइम तक वो चलेगा डेवलपमेंट हर स्टेज पे, चाहे वो इन्फेंसी की स्टेज हो, चाइल्डहुड हो, या उससे भी इन्फेंसी से पहले प्रीनेटल स्टेज हो, बाद में चाइल्डहुड के बाद एडोलेसेंस, अडल्टहुड, जितने भी स्टेजेस हैं हर स्टेज में डेवलपमेंट रहेगा। सो वो जो पूरा टाइम डेवलपमेंट होगा उसके क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, मतलब पूरे के पूरे जीवन के दौरान जो चीजें चलेंगी उनके क्या पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, यानी जीवन भर ये प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया ये।
बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में जो हमने पढ़े ना, जैसे बायोलॉजिकल या जैविक प्रक्रियाएं पढ़ी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं पढ़ी, सोशियो इमोशनल पढ़ी, ये सारी की सारी इंटरवोवन है, यानी कि एक दूसरे इंटरडिपेंडेंट है। आप ये वर्ड याद रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ ही मिलके चलेंगे, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इंटरडिपेंडेंट के साथ साथ ये मल्टी डायरेक्शनल भी हैं, मतलब कुछ एक चीजें होंगी जो वो होता है ना कि ऐसा नहीं है कि बढ़ती जाएंगी चीजें या घटती जाएंगी, ठीक है। जैसे आपकी बढ़ती उम्र के साथ हो सकता है आपकी मैच्योरेशन बढ़ रही हो, आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पा रहे हो, लेकिन वो जो स्पीड होती है ना, अभी जितना तेज बच्चा भाग सकता है उतनी तेज एक बड़ा तो नहीं भाग सकता ना, तो वो डिफरेंस जो है वो आपको दिखेगा अलग अलग डायमेंशन में। और तो वो क्या है, डेवलपमेंट को हम क्या बोल रहे हैं जी, मल्टी डायरेक्शनल बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा, लीनियर नहीं है ये, ओके। स्पाइरल बोलते हैं डेवलपमेंट को, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में मैंने आपको पढ़ा रखा है। डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। एक्चुअली ना ये मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि इनको यहाँ फ्लेक्सिबल वर्ड जो है वो ज्यादा बेटर रहता, बट इन्होंने प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की जगह वो वर्ड जो है वो यूज कर रखा है, जिसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट जो है विद इन अ पर्सन मोडिफाई होती रहती है चीजें, ऐसा नहीं है कि सेम चलेंगी, जैसे मैंने स्पीड वाला भी एग्जाम्पल दिया, ओके। सो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका एनवायरमेंट कैसा है उस हिसाब से आप इंप्रूव करेंगे। डेवलपमेंट के अगर फ्लेक्सिबल है तो इंप्रूवमेंट के चांसेस हमेशा रहेंगे, आप लाइफ टाइम तक कभी भी किसी भी स्किल में, किसी भी चीज में इंप्रूव कर सकते हैं चीजों को। डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस रहेगा हिस्टोरिकल कंडीशन से, या फिर हम ये कहें एनवायरमेंट से एक्चुअली, बिकॉज हिस्टोरिकल कंडीशन में ये एग्जाम्पल क्या देते हैं आपकी बुक में कि जैसे मान लो कोई आजादी के टाइम पे पैदा हुआ हो या आजादी से कुछ टाइम पहले पैदा हुआ हो बच्चा, तो उस टाइम जो पला बड़ा होगा उसने वो सारा का सारा संघर्ष अलग देखा होगा। अब जो है वो बच्चे, मतलब वो जो अब बच्चा पैदा हुआ है और जो आजादी से पहले पैदा हुआ होगा, उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से चीजों को देखते हैं, ओके। सो वो एक हिस्टोरिकल कंडीशंस जो है, मतलब आप किस कंडीशन में पैदा हुए हैं, किस कंडीशन में पल बढ़ रहे हैं, एनवायरमेंट कैसा है, वो सारी की सारी चीजें डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगी, प्रभाव जो है डेवलपमेंट के ऊपर डालेंगे ये सारे फैक्टर्स। डेवलपमेंट इज कंसर्न ऑफ अ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपको बताती हूँ, बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में सब्जेक्ट लगा के चलिए, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, इस तरीके से, ओके। सो हर एक मतलब जो डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं ना बहुत सारे, उनमें कहीं ना कहीं एक कंसर्न होता है डेवलपमेंट हो कैसे रहे। जैसे साइंस ये देखने की ट्राई करेगी कैसे होती हैं चीजें, राइट, यही तो देखते हैं हम साइंस में एक्सपेरिमेंट कर करके। देन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वो सब देखना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। सो डेवलपमेंट जो है वो एक कंसर्न या एक चिंता है कि कैसे होता है, तो वो एक होता है ना कि सबके दिमाग में वो चीजें चल रही हैं, तो वो बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिनका कंसर्न या चिंता किसकी तरफ है, डेवलपमेंट की तरफ, कि वो जानना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, ओके। एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स एंड एक्ट्स ऑन कॉन्टेक्स्ट which include what was inherited, the physical environment, socio-historical, cultural context. So individual जो है वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा, उसी तरीके से उसके रिस्पॉन्सेज होंगे जब उससे कोई चीज पूछी जाए, या उसका थॉट प्रोसेस कैसा होगा, वो सारी की सारी चीजें इनहेरिटेंस पे, फिजिकल एनवायरमेंट पे, सोशल एनवायरमेंट, हिस्टोरिकल चीजें, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर मैं इनको बिल्कुल कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल ऐसे ही कॉम्पैक्ट कर दूं वर्ड्स को, तो वो क्या आ जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का इफेक्ट जो है वो साथ में रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी ज्यादा इंफ्लुएंस डाल रही है डेवलपमेंट के ऊपर या एनवायरमेंट की वजह से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। सो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो ये कुछ एक चीजें हैं ओवरऑल इन्होंने बता रखी है, ऑल्दो इन्होंने जो बुक में दे रखा है उससे कहीं बेहतर तरीके से जब हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं डेवलपमेंट के, या कीप स्पाइरल होता है, स्फेलोकोडल होता है, या क्या क्या चीजें होती हैं, तो वो सारी की सारी मैंने आपको क्लासेस में करवा रखी है। तो मेक श्योर आप केवीएस की क्लासेस देख के जाएं, एटलीस्ट अब इस क्लास तक तो मैं यही बता सकती हूँ कि 1 to 12 तो देख के जाइए, ओके। उसके बाद अगर कोई देखनी होगी तो आई टेल यू। अब इन्होंने एक बॉक्स में अच्छे से मेंशन कर रखा है कि ग्रोथ यानी समृद्धि या वृद्धि, डेवलपमेंट यानी विकास, मैच्योरेशन परिपक्वता, और इवोल्यूशन यानी कि विक्रम विकास बोल देते हैं इसको। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए ग्रोथ कंपैरेटिवली क्या रहेगी, बॉडी पार्ट का साइज इंक्रीज हो गया आपका, तो वो साइज या जिसको आप मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, ये क्वांटिफाई भी यही होता है हिंदी में इसका मीनिंग, कि आप मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, तो वो क्या रहेगी जी, अगर उनमें इंक्रीज डिक्रीज की बात हो रही है तो वो ग्रोथ होगी, ठीक है, जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वालिटी की जब बात आ जाती है तो वो डेवलपमेंट की बात आ जाती है, विकास,
ठीक है, इज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ग्रोज एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान आप किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है, वो डेवलपमेंट हो गया। मैच्योरेशन इससे थोड़ा अलग होता है, जो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन आपकी शायद क्लास 10th है केवीएस वाली, उसमें करवा रखा है अच्छे से। लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी मैंने करवा रखा है। ओके, सो मैच्योरेशन रेफर्स टू द चेंजेस दैट फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस एंड आर लार्जली डिक्टेटेड बाय जेनेटिक ब्लूप्रिंट। ओके, तो इसमें कम ऐसा नहीं है कि ये एनवायरमेंट की वजह से आपकी मैच्योरेशन चेंज हो जाएगी। ओके, सो वो मैंने आपको मैच्योरेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी के साथ डिफरेंस बताते हुए करवा रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, देन है इवोल्यूशन जी, क्रम विकास। क्रम विकास मतलब स्पीशीज स्पेसिफिक चेंज की बात कर रहे हैं ये, कि जो सदियों से जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है ना चीजें, वो उसकी बात हो रही है। तो नेचुरल इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जो हम बात करते हैं कि जो कंडीशन है आपने अगर उसमें फिट हो गए, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं, कि अगर आप उन कंडीशन में जीवित रह पाए, अपने आप को फ्लेक्सिबल कर पाए, फिट हो पाए, तो आप जो है जिंदा रह जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन बींग सब हैं, डायनासोर्स नहीं है। ठीक है, तो वो जो नेचर के लेवल पे सिलेक्शन होता है ना, कि कैसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस चलेगा, वो जो उसकी जो हम बात कर रहे हैं, जो बेस्ट तरीके से अडेप्ट करेगा, सर्वाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, वो जिंदा रहेगा। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी चेंजेस क्या होंगे, यानी जो सदियों से चल रहे हैं, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। और अगर जनरेशन टू जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इवोल्यूशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया, विच मीन्स, ठीक है, तो स्लो प्रोसेस या स्लो पेस पे जो है ये काम करेगा इवोल्यूशन। डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स ओवरऑल अगर बात करें तो एनवायरमेंट और हेरिडिटी होते हैं। उसके अलावा हम एनवायरमेंट में ही थोड़ा और स्प्लिट करके कोई और पॉइंट डाल के बता देते हैं, बट अगर बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे बताऊं तो एनवायरमेंट और हेरिडिटी होते हैं। जेनेटिक हेरिडिटी की जब बात करेंगे तो जेनेटिक ट्रांसमिशन रहेगा। जेनेटिक ट्रांसमिशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है ये। जीन्स की जो हम बात कर रहे हैं, जीन को जीन ही बोलते हैं हिंदी में भी जो हम बात करते हैं। एक्चुअल जेनेटिक मटीरियल और अ पर्सन्स जेनेटिक हेरिटेज, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, यानी जीन प्ररूप। तो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल जो होगा, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, यानी मान लो मैं हूं, मेरे बच्चों में जो जीन्स आएंगे वो किसके थ्रू आएंगे, वो जीनोटाइप के थ्रू आएंगे। मतलब जो एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो रहा है वो है जीनोटाइप, यानी जीन प्ररूप। फिनोटाइप मतलब दृश्य प्ररूप, दृश्य है जी ये हिंदी में, ठीक है। इज अ वे एन इंडिविजुअल्स जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड, यानी जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, कि वो पास ऑन तो हुई है हेरिडिटी वाइज। मान लो मेरी आईज का कलर क्या है और बच्चों की आईज का कलर क्या आएगा फर्दर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, सो वो क्या हो जाएगा जी, जो शो हो रहा है आपको, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस कैरेक्टरिस्टिक को मेजर कर सकते हैं, जो दृश्य है देख सकते हैं, वो फिनोटाइप रहेगा। जीनोटाइप रहेगा जो जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में अंदर हमारे पास ऑन हो रहा है, वो जीनोटाइप रहेगा। सो आई होप आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में मतलब समझ आया होगा। तो फिनोटाइप क्या है, एक तरीका है इंडिविजुअल के जीनोटाइप के एक्सप्रेशन का, यानी जीनोटाइप जीन्स जो है वो अपने आप को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस चीज को हम देख पा रहे हैं कि अरे इसकी आंखें तो इसके पापा जैसी हैं, मम्मी जैसी हैं, वो जो सिचुएशन है ना, वो फिनोटाइप है। ओके, तो फिनोटाइप में क्या आ जाएंगे, फिजिकल ट्रेट्स आ जाएंगे, जैसे हाइट, वेट, स्किन का कलर, आई का कलर, या और भी जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, कि दोनों पेरेंट्स बड़े इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट पैदा हो गया, ठीक है। क्रिएटिविटी लेवल या पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फिनोटाइप रहेंगी, जो जेनेटिकली पास ऑन हो रही है जीनोटाइप। और जीनोटाइप को अगर हम एक्सप्रेशन या मेजरेबल तरीके से देखें तो वो फिनोटाइप रहेगा, ठीक है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेबल है, ऑब्जर्व कर सकते हैं आपको। और ये किसका रिजल्ट है, इंटरेक्शन बिटवीन द पर्संस इनहेरिटेड ट्रेट्स और एनवायरमेंट। सो फिनोटाइप की अगर हम बात करेंगे तो वो जो जीनोटाइप का एक्सप्रेशन है वो, प्लस एनवायरमेंट का भी जो इफेक्ट उस पर रहेगा। तो इनहेरिटेड ट्रेट और एनवायरमेंट दोनों का इफेक्ट अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है, जो जेनेटिक मटीरियल को पास ऑन कर रहा है। ओके, अच्छा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के संदर्भ की जब ये बात करते हैं तो इन्होंने दो थियरीज एक दो थियरीज जो है वो यहां बता रखी। मेजरली ब्रोनफेन ब्रुनर की थियरी इन्होंने बता रखी, ब्रुनर। तो ये जो थियरी है इसको हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजिकल मॉडल भी बोल देते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल मॉडल या इकोलॉजी मॉडल। तो इसके अंदर इन्होंने सिर्फ ये बता रखा है कि कैसे जो है चीजें मतलब एक इंडिविजुअल को कैसे बाकी चीजें अफेक्ट करेंगी, कैसे जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो अफेक्टेड रहेगा। सो इकोलॉजिकल मॉडल है, आसपास की चीजों के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ये 5 सिस्टम्स की बात करते हैं, माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो और एक्सो। यानी अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, एक्सो की जगह क्रोनो आएगा जी लास्ट में, ठीक है। सो लघु मंडल,
मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटना मंडल हिंदी में। ओके, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यही इसका सार है पूरा का पूरा। क्लास नंबर 12 में जो थियरीज ऑफ सोशलाइजेशन है उसमें फोर्थ थियरी जो है मैंने वहां ये एक्सप्लेन किया था डिटेल में कहां पे क्या चीजें आएंगी। ऑल्दो अगर हम फिर भी देखें तो ये इंडिविजुअल दिखा रखा है इन्होंने बिल्कुल सेंटर में, और इंडिविजुअल के जो इंस्टेंटली यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट में है, जैसे स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, फैमिली हो गई, रिलीजियस सेटिंग हो गई, नेबरहुड हो गया, आस पड़ोस हो गया, तो ये सारी चीजें माइक्रो सिस्टम में आएंगी। मेसो सिस्टम में कॉन्टैक्ट हो गया, जैसे मतलब माइक्रो सिस्टम में ही जब एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं ना, मान लो फैमिली मेंबर्स जो हैं या पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल में टीचर्स के साथ मीटिंग कर रहे, तो वो जो पीटीएम वाला सिनेरियो हुआ वो मेसो सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। ओके, एक्सो सिस्टम थोड़ा सा और ब्रॉड हो जाएगा कि कैसे, मान लो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हो रहा है इस पे कि मान लो पेरेंट जो है वो पेरेंट का वर्क प्लेस जो है वहां पे उनसे कोई चीज हुई या बॉस ने डांट दिया, वो आके आपने बच्चों पे गुस्सा उतारा, वो सिचुएशन, तो वो वर्क प्लेस की जब चीजें डिस्प्लेस हो रही है तो वो वर्क प्लेस जो कि डायरेक्टली, अब बच्चे तो काम करने नहीं जा रहे ना वर्क प्लेस पे, पेरेंट्स जा रहे हैं और पेरेंट्स जो है वो कनेक्टेड है बच्चे से, तो वो जो वर्क प्लेस है जो कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वो क्या रहेगा जी, एक्सो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम थोड़ा सा और बड़े लेवल का हो गया कि जो बिलीफ्स क्या हैं, एटीट्यूड, आइडियोलॉजीज, ठीक है, ट्रेडिशंस, तो वो सारी चीजें मैक्रो में आ जाएंगी। और क्रोनो सिस्टम की बात करेंगे तो बहुत ऐसे जनरेशन वाला चेंज, जो इवोल्यूशन की बात कर रहे थे ना, वो फिर हमारा क्रोनो सिस्टम में आ जाएगा कि वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करता ही है बच्चे को भी, डेवलपमेंट को। ओके, सो ये इनका इकोलॉजिकल मॉडल है जो इससे भी ज्यादा डिटेल में मैंने कहां करवा रखा है जी, क्लास नंबर 12 में, उसको देख लीजिएगा। अगर बात करें दुर्गानंद सिन्हा की, तो ये जो इकोलॉजिकल मॉडल है इन्होंने इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ के बताने की कोशिश की है, तो इनका नाम याद रखा जा सकता है कि जो इकोलॉजिकल मॉडल है यूरी ब्रोनफेन-ब्रुनर का, वो किसने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन किया है या समझा है, बताने की कोशिश की, प्रेजेंट किया है, तो वो दुर्गानंद सिन्हा ने 1977 में ये काम किया है। सो इतना सा पोर्शन जो है वो आपके कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट में दे रखा है। डेवलपमेंटल स्टेजेस की अगर बात करें तो इसमें इन्होंने डेवलपमेंटल टास्क की सिर्फ डेफिनेशन दे रखी है, जो मैं आपको ऑलरेडी डेवलपमेंटल टास्क का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल, फिर रॉबर्ट जो हमारा हैविगर्स था उनसे रिलेटेड सारा का सारा केवीएस की क्लास में करवा रखा है। 1 से 12 तक क्लासेस आपको करनी है। सो डेवलपमेंटल टास्क वहां पे मैंने ऑलरेडी अच्छे से करवा रखा है। ओके, इनफैक्ट यहाँ पे डेवलपमेंटल टास्क की सिर्फ डेफिनेशन है, मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, उसको करके जाइएगा, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, बहुत बार केवीएस में भी आए हैं और वहां पे भी आने की चांसेस हैं। डेवलपमेंट की थियरीज इन्होंने क्या किया जी, पियाजे की थियरी थोड़ी सी बता दी कि पियाजे की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हम पढ़ते हैं ना, 4 स्टेजेस की, अच्छा ये प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और वो सारी चीजें, तो वो इन्होंने सिर्फ एक फ्लो चार्ट में थोड़ी सी दिखा रखी है, उससे कहीं अच्छे से डिटेल में मैंने आपको थियरीज करवा रखी हैं। सो ये डेवलपमेंट की जो 7 थियरीज हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट थियरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेक श्योर आप ये सातों की सातों को कवर कर ले। ओके, सो इन्होंने जो बहुत बहुत मतलब होता है ना नाम मात्र, कुछ कुछ चीजें बस हिंट दे रखे हैं चीजों के कि अच्छा पियाजे ने ये बोला था, ये चीजें हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहां पे आएगी, एगोसेंट्रिज्म कहां पे आएगा, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे मैंने करवा रखी हैं अच्छे से इन थियरीज में। ये 7 की 7 थियरीज जितनी करवा रखी हैं उनको कर लीजिएगा। स्टैटिक पोर्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस इनमें से रहते हैं। ओके, सो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी, मोरल डेवलपमेंट की थियरी, कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थियरी, वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थियरी, एरिक्सन की साइको सोशल, तो इन्होंने बुक में सिर्फ पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट और थोड़ा सा पार्ट एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। सो इन्होंने सिर्फ पियाजे और एरिक्सन मेंशन कर रखे हैं, बट स्टिल बाकी सारी डेवलपमेंट की थियरीज भी इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको कर लीजिएगा, करवा रखी है मैंने। ओके, अच्छा, अब इसमें कुछ एक चीजें हैं, 1-2 जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, जैसे प्रीनेटल स्टेज यानी जो जन्म से पहले, ठीक है, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक अराउंड 40 वीक्स की होती है ये। सो कोई भी डिजीज या इंफेक्शन अगर मम्मी को है, मदर को है, तो जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है उसमें उसको फिर एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है। जैसे मान लो अगर जर्मन मिसल्स करके है, या फिर रुबेला है, या जेनाइटल हर्प्स है, या फिर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV है मम्मी को या पेरेंट्स को, ऑब्वियसली मदर के ऊपर ज्यादा फोकस है बिकॉज उसके अंदर बच्चा जो है वो पल रहा होता है, ठीक है। सो वो सारे की सारी ये जो कंडीशंस है ना, मदर को क्या बीमारी है,
क्या डिजीज है, क्या इन्फेक्शन है, तो वो जो है वो कैरी आउट हो सकते हैं कि बच्चे को उससे दिक्कत हो या उसको अफेक्ट करे उसके प्री नेटल डेवलपमेंट में, क्योंकि वो प्री नेटल डेवलपमेंट तो गर्भ में ही हो रहा है ना मम्मी के, तो उस टाइम पे जो है ये चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, या और कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चे में आ सकती हैं, ठीक है, इनकी वजह से। दूसरा सोर्स है जी थ्रेट टू प्री नेटल डेवलपमेंट इज टेट्रागोन्स, टेराटोगोन्स, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही दे रखा है इन्होंने, टेराटोगोन्स। ये एनवायरमेंटल एजेंट्स हैं, मतलब एनवायरमेंट की वजह से, कि मान लो मम्मी जो है वो अल्कोहल ले रही हैं या ड्रग्स ले रही हैं या इन्फेक्शन कोई हो गया है रेडिएशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, किसी भी वजह से, सो उसकी वजह से सीरियस अबनॉर्मैलिटीज या डेथ हो सकती है बच्चे की, ठीक है, जैसे ड्रग्स ले ली, मैरिजुआना, हीरोइन, कोकेन या अल्कोहल या टोबैको ले लिया, ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को नहीं लेनी चाहिए, ये हार्मफुल इफेक्ट जो है फीटस के ऊपर डालेंगी। और जो अबनॉर्मैलिटीज हैं कि बच्चा हेल्दी ना हो और कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आए, चाहे वो जेनेटिक हो या कोई और दिक्कत हो, सो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पॉसिबिलिटी है, सो वो ध्यान सबको रखना चाहिए। एनवायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स हो गए, टॉक्सिक वेस्ट हो गए, उनसे भी अगर आप कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो भी हार्मफुल बच्चे के लिए रहेंगे, ओके। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा केयर जो है वो रखनी जरूरी होती है। सो ये प्री नेटल स्टेज है जिसमें आप 40 वीक्स अराउंड एंड अराउंड टाइम जो है वो याद रख सकते हैं। अब इन्फेंसी के दौरान इन्होंने, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ है तो उस दौरान इन्होंने बोला कि कुछ एक ना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज बच्चे के होते हैं, जैसे अगर आप बच्चे के पास अगर उसकी हथेली पे उंगली रख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे बंद हो जाएगी उसकी, कि अच्छा पकड़ लिया आपकी उंगली, ठीक है। सो वो चीजें क्या है, वो रिफ्लेक्स एक्शंस है, मतलब एकदम से ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना स्टिमुलस के लिए, वो रिस्पॉन्सेज हैं। और उस रिफ्लेक्स एक्शन में ये 4 इन्होंने दे रखे हैं, तो एटलीस्ट ये 4 आपको पता होने चाहिए कि इनका मतलब क्या है और ये कब जो है डिसअपियर हो जाते हैं, कौन सी स्टेज पे, ओके। जैसे रूटिंग है, अगर आप बच्चे के गाल को टच करेंगे तो उस दौरान एकदम से उसका मुंह खुल जाएगा, ऐसे बच्चा स्माइल करता है ना, ऐसे एकदम से मुंह खोल के, और आपकी तरफ जो है वो टर्न हो जाएगा उसका हेड, मतलब आपको देख के एकदम से उसका मुंह जो है वो बम्प आउट हो जाएगा बाहर की, मतलब खुल जाएगा, ठीक है। सो ये डिसअपियर हो जाएंगे जी 3 से 6 महीने में, ओके। मतलब उससे पहले ये चीजें रहेंगी, दिखेंगी आपको कि ऐसा हो रहा है, बट बाद में नहीं होगा। मोरो करके है, हिंदी में भी इसको मोरो ही बोल रहे हैं, कि अगर कोई लाउड नॉइस आ रही है तो बेबी के एकदम से वो क्या करेंगे, बैक को, मतलब बैक जो है उनकी कमर जो है उसको पुश करके थोड़ा आर्क सी बना के और हाथ को आगे की तरफ करेंगे कि अरे ऐसे करके, ठीक है। सो वो क्या रहेगा जी, वो 6 से 7 महीने में डिसअपियर हो जाएंगे। ऑल्दो ये लाउड नॉइस जो है उसके बेसिस पे है, रिएक्शन टू लाउड नॉइस, वैसे तो परमानेंट है कि रिएक्शन कुछ ना कुछ आएगा लाउड नॉइस एकदम से शोर हुआ तो, बट स्टिल ये जो पर्टिकुलर एक्शन है, मोरो जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो क्या है 6 से 7 महीने तक डिसअपियर हो जाएगा। एक ग्रेस्पिंग होता है, ठीक है, जो बच्चे की अगर आप कुछ भी रखेंगे, प्रेस करेंगे अगर उसकी बेबी की पाम को, हथेली को, जैसे आपने अपनी उंगली रखी या कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उसको, मुट्ठी को बंद कर लेगा। सो वो क्या है जी 3 से 4 महीने तक डिसअपियर हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय वॉलंटरी ग्रेस्पिंग। उसके बाद अगर बच्चा ग्रेस्प कर रहा है तो वो वॉलंटरी है, अपनी मर्जी से कर रहा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, ओके। देन है बेबिन्स्की। बेबिन्स्की मतलब क्या होता है, ये 8 से 12 महीने में डिसअपियर हो जाता है। ये बच्चे का जैसे पैर होता है ना, फुट होता है, उस पे अगर कोई चीज अगर आप टच करेंगे या कोई नुकीला पदार्थ, या कुछ पदार्थ नहीं होगा, नुकीली चीज, ठीक है, तो उससे अगर आप करेंगे तो वो बच्चे के पैर जो है वो एकदम से स्ट्रेट हो जाएंगे, या तो बाहर की तरफ या फिर कर्ल, ठीक है। तो वो आप एक बार गूगल पे भी डाल के देख सकते हैं, तो वो आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा एक्शन कि कैसे हो सकती हैं। कई बार ये होता है ना कि हमारे पैर अगर सुन्न हो जाए तो डॉक्टर के पास अगर जाए तो वो ऐसे चीजें दबा के देखते हैं कि हो क्या रहा है। सो ऐसे ही आप ये लगा लीजिए, ये नुकीला पदार्थ है, ये बच्चे का क्या है, पदार्थ, नुकीली चीज है, पदार्थ बोल रही हूँ, ये कोई नुकीली चीज है। नुकीली भी ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल चुभ ही जाए, बट ये एक चीज है, पेन लगा लीजिए, और ये मेरी पाम जो है ये आप लगा लीजिए, बच्चे का पैर है, तो जब आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो वो ऐसे आगे की साइड या ऐसे पीछे की साइड आपको देखने को मिलेंगे, वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो बेबिन्स्की है, ओके। तो ये वर्ड थोड़े से अलग हैं कि बेबिन्स्की हो गया, मोरो हो गया, ये आपको पता होने चाहिए क्या है। ये हिंदी में दे रखे हैं, रूटिंग को रूटिंग ही लिख रखा है इन्होंने, ये मोरो लिख रखा है, ग्रेस्पिंग को पकड़ना हथेली में, या फिर बेबिन्स्की, ये इसको भी हिंदी में ऐसे ही लिख रखा है, ओके। बाकी मतलब मैंने आप लोगों को समझा ही दिया, जैसे गाल को छूने पर सिर को घुमाना या मुंह खोलना, या अगर शोर होगा तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की तरफ फेंकेगा और एक साथ लेके आएगी जैसे कुछ पकड़ रहा हो, ठीक है। ऐसे ही पकड़ने की तो हथेली के ऊपर अगर आप उंगली रखेंगे या किसी वस्तु से दबाएंगे तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द लिपट जाएंगे, मतलब वो ग्रेस्प कर लेगा, पकड़ लेगा।
जाएगा। एंड सेम ये, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं, ऊपर की ओर जाके ऐसे मुड़ जाएंगी। ठीक है। इन्फेंसी में एक और चीज इन्होंने मेंशन किया, अटैचमेंट, कि जो केयर गिवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं ना, उनके बीच में बच्चे के साथ एक अटैचमेंट सी हो जाती है, जिसका एक बहुत अटैचमेंट, लाइक आप जो है कहीं कुछ टाइम के लिए बाहर गए या इधर उधर हो गए, तो जैसे ही बच्चा आपको देखेगा वो हग करेगा आपको, ठीक है, एकदम से कि अरे मम्मी आ गई या पापा आ गए, ओके, जिसको जानता होगा स्पेसिफिकली। सो वो केयर गिवर्स के प्रति एक अफेक्शन या एक क्लोज इमोशनल बॉन्ड की बात हो रही है, उसको हम अटैचमेंट बोल रहे हैं। और अटैचमेंट की एक क्लासिक स्टडी जो है वो हैर्लो एंड हैर्लो ने की 1962 में मोंकीज के ऊपर, ओके, MONKEY, मोंकीज के ऊपर। और यही जो स्टडी है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये एक्सपेरिमेंट। यही एक्सपेरिमेंट मैं आपको जो हमारी सेकंड क्लास आएगी ना 4th चैप्टर की, उसमें करवाऊंगी स्पेसिफिकली। ऑल्दो आपकी बुक में बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है ये एनसीईआरटी में, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये एक्सपेरिमेंट, सो आई थॉट आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि चीजें याद रहे, थोड़ी सी ना सिनेरियो याद रहे। सो ये हैर्लो एंड हैर्लो का एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके जी। उसके अलावा चाइल्डहुड की बात करें, क्योंकि मैं ये सारी की सारी चीजें, डेवलपमेंट कैसे होता है वो मैं ऑलरेडी केवीएस वाली क्लासेस में आप देखेंगे ही, तो मैं रिपीट नहीं कर रही। और चाइल्डहुड की अगर बात करें तो इन्होंने एक फ्लो चार्ट दे रखा है, ये एक डायग्राम सा दे रखा है, जिसमें ये बता रहे हैं कि 3 साल का, 4 साल का और 5 साल का बच्चा, ठीक है। तो आयु दे रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मतलब बहुत ऊपरी ऊपरी तौर पे, जैसे आप कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्ड ब्लॉक्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को 4 फिंगर से या थंब से पिक कर रहे हैं, ऐसे करके आप पिक कर रहे हैं, सो वो क्या है, एक तरीके से बच्चे के लिए क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल्स हो गई। कि एक तो बच्चा जो है वो ऐसे पूरा का पूरा मुट्ठी से पकड़ रहा है पेन को और ऐसे ही कुछ लकीरें सी बना रहा है पेपर पे, बट एक बच्चा ऐसे पर्टिकुलर उंगली से पेन पकड़ के और जो है पर्टिकुलर चीजें लिख रहा है। सो वो जो फाइन मोटर स्किल मतलब कि अच्छे से काम हो रहा है। ग्रोस मोटर में क्या आएगा, ऊपरी तौर पे जो है चीजें, इसीलिए इसको स्थूल पेशीय कौशल या इसको बोलेंगे सूक्ष्म पेशीय कौशल, ओके जी। जैसे हॉपिंग, उछलना, कूदना, दौड़ना। देन ये क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेयर्स विद 1 फुट ऑन ईच स्टेप। हर एक स्टेप पे वो एक बार रखेंगे दोनों के दोनों पैर, 4 साल तक का बच्चा जो है, ठीक है। लेकिन अगर वो फिट कर दे जिग्सॉ पजल को, प्रिसाइजली फिट कर दे चीजों को, वो क्या हो जाएगी, उसकी फाइन मोटर स्किल। अगर हम बात करें 5 साल के बच्चे की, तो ग्रोस मोटर में कि वो तेज दौड़ रहा है या एंजॉय कर रहा है रेस को, जो कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। या फाइन मोटर में क्या आ जाएगा कि वो आम की और जो हाथ है आपका, मतलब हाथ, भुजा, शरीर, ये सभी जो है आंखों की गति के साथ क्या हो रही है, कोऑर्डिनेट कर पा रही है चीजें। सो 5 साल के बच्चे का कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, और वो कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हम फाइन मोटर स्किल्स में इंक्लूड करते हैं, ओके। बाकी सारा चाइल्डहुड में मैंने आपको केवीएस क्लासेस में करवा रखा है, मेक श्योर आप देख लें। एडोलेसेंस भी करवा रखा है, जो बुक में दे रखा है उससे तो कहीं ज्यादा करवा रखा है, ओके। एडोलेसेंस में भी जैसे ईटिंग डिसऑर्डर है वो मैंने आपको करवा रखे हैं, ठीक है। तो जो जो चीजें दे रखी हैं, एक वो ईगोसेंट्रिज्म एडोलेसेंस में भी आता है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। वो थोड़ा सा अलग टाइप का ईगोसेंट्रिज्म रहेगा, जिसमें आप इमेजिनरी ऑडियंस जो है वो इमेजिन कर लेते हैं, मतलब आप जो काम कर रहे हैं आप सोच लेते हैं कि अच्छा सब लोग आपको देख ही रहे हैं, तो वो इमेजिनरी ऑडियंस होगी कि कोई आपको देख नहीं रहा है बट आपको लग रहा है कि सब देख रहे हैं, और आप फिर कॉन्शियस हो गए या उस तरीके से चीजें करते हैं। सो वो ईगोसेंट्रिज्म में जो है, ईगोसेंट्रिज्म पियाजे ने जो बोला था, ये डिफरेंस याद रखिएगा। पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म चाइल्डहुड में बोला है, जो आप पियाजे की थियरी पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको दिखेगा। अगर पियाजे मेंशन करके पूछा जाता है तो ईगोसेंट्रिज्म का आंसर पियाजे के अकॉर्डिंग देना है, अदरवाइज एक स्पेशल टाइप ऑफ ईगोसेंट्रिज्म जिसमें इमेजिनरी ऑडियंस, पर्सनल फेबल, ये एक दो चीजें जो है वो किसमें आ जाती हैं, जो स्पेशल ईगोसेंट्रिज्म है एडोलेसेंस के टाइम का, ओके। ऐसे ही एडोलेसेंस के बाद अडल्टहुड आएगा, ओल्ड एज आएगी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। पूरा डेवलपमेंट इन्होंने बता रखा है, उसमें और ज्यादा याद करने वाली कोई चीज है नहीं, ओके। अडल्टहुड में या ओल्ड एज में क्या क्या चीजें होती है वो हम अपने आसपास ऑब्जर्व करते ही हैं, वो यहाँ पे बता रखी हैं, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक जेंडर रोल और सेक्स रोल करके है, तो वो टॉपिक भी थोड़ा सा बॉक्स में इन्होंने दे रखा है, वो मैं कवर करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लास समझ आई हो, नहीं समझ आया कुछ तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक 12 क्लासेस जो हैं वो केवीएस वाली देख लें, जो केवीएस की प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, ओके। क्योंकि मैंने हर चीज के ऊपर तो नहीं लिख सकती ना कि अच्छा ये केवीएस के लिए, मतलब मैं सेम क्लास दोबारा डालूं और उस पर DSSS भी लिख दूं, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, ठीक है। तो वो 12 की 12 क्लासेस जो है वो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।